एक बार नीतीश कुमार के हाथ में आ गया अगर कमल, तो नीतीश कुमार कमल गट्टा हो गए। नीतीश कुमार का वोट बैंक खिसक रहा है जी। और अंततः खिसकते खिसकते नीतीश कुमार ने अपने चेहरे का वोट बैंक खो दिया। ललन सिंह की स्थिति ऐसी खराब है कि वो अपने चुनाव में इतना व्यस्त हो गए कि पार्टी तरफ ध्यान नहीं है। जी। जिनको जदयू के संविधान तक की नॉलेज नहीं है वो लोग पार्टी चला रहे हैं। आज सुशील मोदी इस दुनिया में नहीं है। यही सुशील मोदी ने कहा था कि वो पीएम मटेरियल है जी। विपक्ष को एकजुट किया, रणनीति बनाई, सारा मेहनत किया और अंत में क्या हुआ? जब पटना में सभा हुई तो लालू यादव ने कह दिया कि दूल्हा तो राहुल गांधी हैं। दुख उसी वक्त लगा। सारे जदयू के लोग जानते हैं कि जदयू की नाव में अब इतने छेद हो चुके हैं कि ये नाव अब कभी भी डूब सकती है, पलट सकती है। नमस्कार, एक बार फिर से विशेष पंचनामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज विषय थोड़ा सा अलग होगा। विषय अलग इसलिए होगा कि आपने देखा है कि आज से 4 महीना पहले नीतीश कुमार जी ने एक बार फिर से महागठबंधन से एनडीए की तरफ शिफ्ट करने का मन बनाया और बदल गए। बदलने के बाद बहुत सारी बातें सामने आ गई, यहाँ तक कि चुनाव की सारी तैयारियाँ हो गई, चुनाव के 4 चरण बीत भी गए। उसके बाद भी नीतीश कुमार की जो स्थिति है उसे देख करके कई तरह की बातें नज़र आती हैं और उस पर चर्चाएं भी होनी शुरू हो जाती हैं। पहले तो ये कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से चुनाव प्रचार के पहले और दूसरे फेज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने अपने आप को प्रमोट किया। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि उसके बाद अकेले मंच साझा करने लगे, बहुत सारी बातें इधर से उधर करने लगे, बहुत सारी बातें भूल भी जाते थे। लेकिन अचानक से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पटना में रोड शो होता है और रोड शो के बाद कुछ अलग तस्वीर देखने को मिलती है। इस तस्वीर ने कई तरह के संशय पैदा कर दिए हैं और जिस तरह से नीतीश कुमार का चेहरा धीरे धीरे करके सांवला पड़ता जा रहा है, उसको लेकर के भी बहुत सारी कहानियां कही जा रही हैं। क्या नीतीश कुमार जानबूझ करके ये सब कुछ कर रहे हैं या फिर नीतीश कुमार के मन में बहुत सारी बातें हैं? क्योंकि इस तरह की जो बातें सामने आ रही हैं उसमें उनके विरोधी, जो अभी वर्तमान में विरोधी हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर से पाला बदल सकते हैं, चुनाव खत्म होने दीजिए ना। दूसरी तरफ जहां राष्ट्रीय जनता दल की बात करें, लालू परिवार की बात करें, तो उन लोगों को लालू प्रसाद के स्वास्थ्य से ज़्यादा चिंता नीतीश कुमार की हो रही है। क्या एक बार फिर से नीतीश कुमार इस तरह का कुछ करने जा रहे हैं क्या? क्योंकि एक हाथ में कमल का छाप लेकर के घूमते हैं तो दूसरे हाथ में पंजा उठा करके वोट मांगते हैं, और वो ही नरेंद्र मोदी के सामने। इन सारे विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ नमन मिश्रा जी हैं। आप इनको अच्छी तरह से जानते भी हैं क्योंकि मैं यहाँ गेस्ट हूँ, ये तो यहाँ के होस्ट हैं और लगातार ऑपरेशन करते रहे हैं बिहार की राजनीति का। आज एक बार फिर से इस ऑपरेशन में हम शामिल हैं और ये जानना चाहेंगे कि आखिर नीतीश कुमार जी और बिहार की राजनीति किस दिशा में जा रही है, नीतीश कुमार जी कहाँ लेके जाना चाहते हैं। नमन जी, जो तस्वीरें आपने भी देखी होगी, पूरे दुनिया ने देखी, वो तस्वीरें क्या कह रही हैं? देखिए बाप, जो पंचनामा लगता देखते रहे हैं दर्शक, उनको एक बात पता होगा, ना किसी के व्यक्तिगत जीवन पर मैं कोई टिप्पणी करता हूँ, ना किसी की बीमारी, ना किसी के दुख पर, ना किसी के बहुत खुशी पर व्यक्तिगत मैं कभी कोई टिप्पणी करने जाता हूँ। लेकिन राजनीति से अगर चीज़ें जुड़ जाती हैं तो मेरी मजबूरी हो जाती है उसको एक्सप्लेन करना। 3 दिनों से बिहार की राजनीति में एक तस्वीर दौड़ रही है नीतीश कुमार के मुरझाए हुए चेहरे की। जी। एक हाथ से हाथ पंजा दिखाते हुए, दूसरे हाथ में कमल लेते हुए। नीतीश ऐसे नहीं थे। नीतीश अपना सिक्का चलाने वाले हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उनका सिक्का नहीं चल रहा है तो वो राज्य बदल देते थे। जी, निज़ाम बदल देते थे। बिल्कुल बिल्कुल। इन सब के बावजूद आज नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के जब बगल में खड़े होते हैं तो उनसे भी ज़्यादा बूढ़े लगते हैं। जी। जबकि ऐसा नहीं है, कहा था कि सत्ता के सुख जिसको मिलता है उसका बुढ़ापा आता नहीं है कभी। लेकिन नीतीश कुमार इसके बावजूद स्वास्थ्य कारणों से परेशान जरूर हैं। ये उनके चेहरे से के हावभाव से भी झलक रहा है। लेकिन मैं यहाँ केवल उनके स्वास्थ्य की समस्याओं को बताने नहीं आया हूँ। 3 दिनों से बिहार की राजनीति में जो तस्वीरें तैर रही हैं उसका राजनीतिक मकसद और मतलब निकालने की कोशिश की जा रही है। सब अपने हिसाब से अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़े बड़े विश्लेषक जिनको राजनीति का पखोगा नहीं पता, वो भी राजनीति के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जिनको बीमारी के बारे में नहीं पता सच ठीक से, वो बीमारी के एक्सपर्ट हो गए हैं। मैं इसीलिए आज पंचनामा विशेष करने आया हूँ। नीतीश कुमार की राजनीति किस तरफ जा रही है, नीतीश कुमार के साथ हुआ क्या है, क्या आने वाले वक्त में होगा, ये मैं बहुत कम समय में आपको आज समझा देता हूँ और उस तस्वीर के पीछे की भी पूरी कहानी बताता हूँ।
नीतीश कुमार इस पूरे चुनाव में अब दिखेंगे कि नहीं दिखेंगे, इस बारे में भी बताऊंगा आपको। और जो घटनाएं पिछले कुछ दिनों में चुनाव जब से शुरू हुआ है तब से हुई हैं नीतीश कुमार को लेकर, उसको भी मैं पैटर्न के तौर पर समझाऊंगा। हर चीज का कास्केडिंग इफेक्ट है, क्रोनोलॉजी है, उस क्रोनोलॉजी को आपको समझना होगा और वो क्रोनोलॉजी जिस तरह बढ़ रही है उसे भी आपको देखना होगा। देखिए, इस बात पर तो कोई संशय नहीं है कि नीतीश कुमार की ये आखिरी राजनीतिक पारी थी। ये नहीं जो इंडिया गठबंधन में हो रहा था। नीतीश कुमार विपक्ष को एकजुट करते हैं, सारे जो कहते मेढक तोलना, अलग अलग प्रजाति के मेढक को भी तोला उन्होंने एक तराजू में, लेकिन इसका श्रेय उनको नहीं मिला। असंभव को संभव किया। कांग्रेस ने कभी इसका श्रेय ही उन्हें नहीं दिया। जब कांग्रेस श्रेय देने की कोशिश जब कांग्रेस ने की तब तक बहुत लेट हो चुका था। नीतीश कुमार तब तक मन बना चुके थे कि अब देखिए, नीतीश कुमार को ये अच्छे से पता है, हमसे ज़्यादा हम किसको पता होगा कि मुझे कौन सी बीमारी है, मेरे साथ क्या समस्याएं हो रही हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। देखिए, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार इस वक्त भी, तो बहुत सारी चीज़ें तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक दो बातें जरूर कहूँगा जो अलग अलग माध्यमों से उनके आसपास के लोगों ने मुझे कहा है। कोई कहता है कि नीतीश कुमार अपने लोगों को भूलने लगे हैं, कोई कहता है कि नीतीश कुमार को कुछ ही चेहरे याद रहते हैं, कोई कहता है कि नीतीश कुमार अब उस उम्र में चले आए हैं कि उनका ब्लैडर कंट्रोल भी नहीं रहा। अब ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसका मतलब क्या होता है। ब्लैडर कंट्रोल भी नीतीश कुमार को नहीं रहा है। अब बहुत लोगों को पहचान नहीं रहे हैं, राजनीतिक मंचों पर आंकड़े भुला रहे हैं। देखिए, अगर कोई भूलता है तो अक्सर आप देखिएगा कि उसको कैलकुलेशन जब दीजिएगा तो उसी में पहले गड़बड़ाता है। मैथमेटिक्स पहले साथ छोड़ता है, डेट साथ छोड़ता है, नाम साथ छोड़ता है, फिर धीरे धीरे वो कहाँ है व्यक्ति वो भी भूलने लगता है। मैं बहुत बड़ा डॉक्टर नहीं हूँ, डॉक्टर का तमगा अपने राजनीतिक रूप से मुझे दे दिया है, बीमारियों का डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन इस बीमारी के बारे में बहुत जानता हूँ, इस रिसर्च भी मैंने बहुत किया है, तो पैटर्न तो वही दिख रहा है। लेकिन इस बीमारी की एक खासियत है बाबा, ये बीमारी तो धीरे धीरे लोगों को होती है, मस्तिष्क के नसें सिकुड़ने लगती हैं, ऑक्सीजन सप्लाई मस्तिष्क तक धीरे धीरे कम होने लगता है, और ऑब्वियस सी बात है कि जब मस्तिष्क को पोषण ही नहीं मिलेगा तो जो आपका मेन डेटा बैंक है वही गड़बड़ा जाता है। तो ये प्रक्रिया तो हो रही है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या है कि इस प्रक्रिया को और तेज कर देता है स्ट्रेस। बिल्कुल। अगर आप तनाव में हैं, परेशानी में हैं, तो ये बीमारी आपके लिए और घातक हो जाती है और तेजी से दूनी तेजी से बढ़ने लगती है। अब आप कहिएगा कि नीतीश कुमार को किस बात का स्ट्रेस है, वही समझाने आपको आया। देखिए, नीतीश कुमार को निश्चित तौर पर इस बात का स्ट्रेस है कि एक बहुत बड़ी चेष्टा उन्होंने की थी, आखिरी पारी थी, उन्हें पता था कि बीमारी अब भारी पड़ रही है, एक मौका था उनके पास देश के प्रधानमंत्री की तरफ बढ़ने का। उस कुर्सी को, जिस कुर्सी के बारे में कई लोगों ने कहा, आज सुशील मोदी इस दुनिया में नहीं है, यही सुशील मोदी ने कहा था कि वो पीएम मटेरियल है जी, वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये तय है कि अरुण जेटली से लेकर कई बड़े नेता नीतीश कुमार को उस कुर्सी के योग्य मानते थे। बिल्कुल। और अब नीतीश कुमार के हाथ से वो अपॉर्चुनिटी निकल गया। इसका एक बहुत बड़ा कारण है, जो कारण मैंने पन्ने पर लिख रखा है। देखिए, नीतीश कुमार संयोजक बनना चाहते थे, नीतीश संयोजक नहीं बने। आप हमने इस बात को सबसे बेहतर समझाया था। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। कोई दिल्ली मुंबई बैठकर भी समझा नहीं पाया, हम यहीं से समझाते रहे। नीतीश कुमार के साथ ललन सिंह, लालू यादव ने खेल किया था। नीतीश को एक ऐसे सपना दिखाया गया था कि जो सपना पूरा ही नहीं हो सकता था। नीतीश भी अति चेष्टा में, चूंकि मरता क्या ना करता, अब उनके पास ऑप्शंस भी लिमिटेड थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो उनको रास्ता नहीं देते कि आइए हमारी कुर्सी पर बैठ जाइए, तो उन्होंने वैकल्पिक रास्ता तलाश करने की कोशिश की। जिसको तैरना नहीं भी आता है बाबा, जो पानी में गिर जाता है तो हाथ पाँव तो मरबे करता है। निश्चित रूप से उनकी महत्वाकांक्षा 2013 से ही बलवती हो गई थी जब। लेकिन इस बार उनको पता था कि ये आखिरी मौका है, अगर इस बार हम प्रधानमंत्री बनने की कोशिश करते हैं, विपक्ष को एकजुट किया, रणनीति बनाई, सारा मेहनत किया, और अंत में क्या हुआ, जब पटना में सभा हुई तो लालू यादव ने कह दिया कि दूल्हा तो राहुल गांधी हैं। दुख उसी वक्त लगा होगा। फिर यहाँ से जब बेंगलोर गए तो तस्वीर लगा दी गई नीतीश कुमार के खिलाफ। फिर मुंबई गए तो नीतीश कुमार जो चाहते थे कि बातें हों वो बातें नहीं हुई। नीतीश नाराज होकर इस गठबंधन से हटने का मन बना। एक कमेटी भी बनी जिस कमेटी से उनको बहुत दूर रखा गया। नीतीश जानबूझकर उस कमेटी से दूर रहे। नीतीश कुमार को किसी कमेटी का हिस्सा नहीं बनना था, उन्हें संयोजक बनना था इंडिया गठबंधन का। जो इंडिया गठबंधन बनाई गई वो नीतीश कुमार के रूपरेखा के हिसाब से नहीं बनी, इसीलिए नीतीश कुमार उस आखिरी ऑप्शन पीएम बनने का जब छूट जाता है उनके हाथ से,
और उन्हें पता रहता है कि अब कहाँ जाना होगा। जी वो अच्छे से जानते हैं कि मैं विपक्ष की राजनीति अब नहीं कर सकता हूं, मेरे पास तेजस्वी और चिराग की तरह लंबा समय नहीं है। जी तो मैं क्या कर सकता हूं कि अब मैं वापस वहीं जाऊंगा सेफ जोन में जाऊंगा जहां से मैं वापस आया था। यानी अब भाजपा शरणम गच्छामि, कमल शरणम गच्छामि, मोदी शरणम गच्छामि जाना पड़ेगा। और यहीं कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का जो सबसे बड़ा चीज, उनकी जीवन की सबसे बड़ी पूंजी, उनका राजनीतिक घमंड, ईगो, उसे नीतीश कुमार को तोड़ना पड़ा। ललन सिंह को छोड़ना पड़ा, राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी से हटाना पड़ा। मैंने कहा था बाबा कि 9 ऐसे सांसद हैं जो नीतीश कुमार को जाकर पॉइंट ब्लैंक बोला है कि ललन सिंह आपकी पार्टी चौपट कर रहे हैं, वक्त है समझ जाइए। ललन सिंह तो हारेंगे ही, हम सब हारेंगे जी। आप समझिए, संभल कर वक्त के साथ आप फैसले लीजिए। और कहीं ना कहीं इसी में नीतीश कुमार को दबाव जो पड़ा, इसकी वजह से नीतीश कुमार ने भाजपा की तरफ आने का फैसला किया। आप समझ सकते हैं कितना अपमानजनक था नीतीश कुमार के लिए वापस भाजपा के साथ जाना उन परिस्थितियों में। नमन जी, जिस लहजे में वो बोल रहे थे चुनाव से 3-4 महीने पहले वो आए हैं वापस एनडीए में, तो क्या आपको लगता है, मैंने पंचनामा में एक गाना गाया था, मुझसे पहले सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, क्या भाजपा नीतीश कुमार को पहले सी मोहब्बत दे देगी? बिल्कुल नहीं। क्या नीतीश कुमार को वही प्यार, समर्पण और वो जो भावना थी नरेंद्र मोदी की नीतीश कुमार के प्रति, क्या वो देखने को मिल रही है? नमन जी, नीतीश कुमार के भाषण पर अगर कोई हंस दे तो ये नीतीश कुमार को बर्दाश्त नहीं होता है। और नीतीश कुमार के उसी मंच पे बैठे हुए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जब बातें कर रहे हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे, तो ठहाका लग रहा है। बहुत अच्छी बात आपने कही थी। अब इस पे मैं कुछ पॉइंट बताता हूँ आपको। नीतीश कुमार ने नवादा में नरेंद्र मोदी के पैर पर ऐसे हाथ रखा था जी। ऐसे करके दोनों हाथ ऐसे करके उन्होंने रखा था। इसे 2 तरह से लिया जा सकता है, या तो वो करते कि नहीं यार बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप ही ठीक है, आपको प्रणाम, या वो एक जनरल दोस्तों के बीच में जो बातचीत होती है उस तरह से पैर छू रहे थे उनका कि अरे हो गया ठीक है। लेकिन इसे जब देखा जाएगा 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट करके, तो साफ लग रहा है कि नीतीश कुमार का समर्पण है। क्योंकि उसी मंच से नीतीश कुमार ने यह भी कहा, और हम बोल देना चाहते हैं मोदी जी आपको कि थोड़ा बीच में हम इधर उधर चले गए थे, लेकिन अब हम आप ही के साथ रहेंगे, अब हम इन्हीं के साथ रहेंगे, आप लोग भी जान लीजिए। ये समर्पण ही था। बिल्कुल बिल्कुल। ये इस बात का रियलाइजेशन था कि आई ट्राइड बट आई फेल्ड एंड नाउ आई विल रिपेंट। मैं आपके साथ ही रहूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अब आपके साथ मेरे रिश्ते यहां से अंत तक रहें जी। और उसके तुरंत बाद एक मंच से उनके मुंह से निकल जाता है 4000 सीटें दी जाएंगी जी। ये साबित करता है कि निश्चित तौर पर वो किसी दबाव में है। 1-2 जगहों पर गड़बड़ाते हैं तो हम मान लेते हैं कि गड़बड़ा गया, टंग स्लिप होता है, हमें मेरे से भी होता है। लेकिन बार बार गड़बड़ाना ये इशारा करता है कि कहीं ना कहीं प्रेशर में है, दबाव है, बीमारी है, वो उन पर हावी पड़ रहा है। दूसरा, पटना के रोड शो में उनको आना नहीं था। वो साफ लग रहा था कि वो अंडर रेस्टेड है, मतलब आराम जो उनको डॉक्टर ने जितना कहा है वो उतना नहीं कर पा रहे हैं। आपको पता है बीच में इलाज कराने वो बाहर गए थे जिसे बहुत तरह से छुपाने की कोशिश जदयू ने किया। जदयू, मैंने कहा था कि जदयू की जांच होनी चाहिए। चिराग पासवान ने भी कहा था कि उन लोगों की जांच होनी चाहिए जो नीतीश कुमार को लेकर गए हैं, इस स्थिति में रख रहे हैं। पूरे प्रदेश को पता होना चाहिए कि हमारा मुख्यमंत्री को क्या बीमारी हुई है, हमारा मुख्यमंत्री को क्या समस्या है। तो और बड़ी बात कह दी थी जी कि दवाई दी जा रही है। तो यहाँ के सर जब रोड शो हुआ उसमें देखा गया कि उनके हाथ में कमल का एक दे दिया गया प्ले कार्ड। उस प्ले कार्ड को वो दिखाते रहे। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा वैचारिक मतभेद जो लोगों को हो रहा है उसको समझना होगा। दिक्कत क्या है कि लोग सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी, भाजपा बड़ी पार्टी है तो छोटी पार्टियों को खा जाएगी। भाजपा ने कालांतर में ऐसा करने के प्रयास भी किया और भाजपा विफल रही। क्षेत्रीय पार्टियों ने जब भाजपा को दवाई दिया तो भाजपा को समझ में आया कि नहीं, इतना जल्दी ये नहीं हो सकता, और इस बार का चुनाव इतना डिफिकल्ट हो गया कि नरेंद्र मोदी ऐसी गलती दोबारा करेंगे नहीं। फिर छत्तीसगढ़ जब कैंडिडेट नहीं बदल सकते हैं तो और क्या करेंगे। बिल्कुल। और इसी क्रम में जो नरेंद्र मोदी के कमल के प्ले कार्ड को जब दिखाते हैं नीतीश कुमार, तो लोग जो छिछले विश्लेषक हैं, जिनकी राजनीतिक क्षमता थोड़ी है, जिनका भी दिमाग अब वर्तमान नीतीश कुमार की तरह ही कम काम कर रहा है, उन लोगों ने क्या कहा, और कुछ तो मतलब राजद के भी स्वघोषित बड़का जेएनयू प्रोडक्ट लोग वो भी अलबला रहे हैं कि ये तो नीतीश कुमार का समर्पण है कमल के सामने, ये तो नरेंद्र मोदी के साथ संपूर्ण समर्पण हो गया, ये तो कमल खिलाने लगे। गठबंधन धर्म पता होगा तब न जानिएगा। कांग्रेस के साथ जो कर रहे हैं राजद के लोग, ये कैसे जाने? जिनको पता ही नहीं गठबंधन धर्म क्या होता है, वो क्या जानेंगे कि गठबंधन धर्म क्या होता है?
क्या प्रधानमंत्री ने जदयू के लोगों का चुनाव प्रचार नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री ने हाथ में अपने हेलीकॉप्टर नहीं लिया? सबसे अधिक किया। चिराग पासवान का हेलीकॉप्टर हाथ में नहीं लिया था? बिल्कुल लिया। क्या तीर नहीं था मुंगेर में उनके हाथ में? जी। तो एक बार नीतीश कुमार के हाथ में आ गया अगर कमल, तो नीतीश कुमार कमल गट्टा हो गए, क्या हो गए? निश्चित निश्चित। ये एक तरफा कहानी दिखाने का पहलू है। और नमन मिश्रा को मेहनत ज्यादा करना पड़ता है। मूर्खों के कहता है कि गांव में ललटेन जलाना, टॉर्च जलाना थोड़ा मुश्किल होता है। जी। लेकिन मैं जलाने की कोशिश कर रहा हूं और मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कल कुछ दर्शक कह रहे थे बड़ा बढ़िया बात कि नमन जी आपका होमवर्क बहुत टाइट होता है। हम परसों ही बोले थे कि मार्क्स भले कम आए, होमवर्क बहुत टाइट होता है मेरा। मार्क्स कम आता है दर्शक की वजह से, क्योंकि एनालाइज तो आपको करना है। आप 10,000 देखिए, 20,000 देखिए, 50 लाख देखिए, वो हम नहीं कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ ऐसे आपका चैनल ग्रो नहीं करता है। 10,000 20,000 लोग ही पूरे बिहार में अगर चालाक है राजनीतिक रूप से, तो हम उसकी संख्या कैसे बढ़ा दें? बिल्कुल बिल्कुल। मेरा टारगेट वर्ग ही वही है। हमें मूर्खों को ये नहीं दिखाना है। और इस वजह से इतना बड़ा बड़ा लेके पर्ची बैठ रहे समझाने के लिए कि पैटर्न क्या है, क्यों 5-5 10-10 घंटा एक खबर पर रिसर्च करना पड़ता है। देखिए, नीतीश कुमार ने वही किया जो गठबंधन का तकाजा है जी। जो अपने बाबूजी का पैर नहीं छूता है। नमन जी है बाबा, जो बाबूजी का पैर नहीं छूता है वो दूसरे को छूते देखेगा तो नहीं कहेगा हाँ रूढ़ीवादी, यही ना कहेगा। बिल्कुल। आपके तो संस्कार ही नहीं, तो आप क्या समझिएगा? नरेंद्र मोदी के साथ नीतीश कुमार निश्चित तौर पर बीमार लग रहे थे, थके हुए लग रहे थे, हारे हुए लग रहे थे। तेजस्वी यादव का कमर काहे टूट गया? बिल्कुल। तेजस्वी यादव की कमर क्यों टूट गई? तेजस्वी यादव ने कांग्रेस के साथ क्यों नहीं बिहार में बराबर का बर्ताव किया? खैर, इसमें नहीं जाऊंगा, आगे बढ़ते हैं। देखिए, नीतीश कुमार के साथ सबसे बड़ी समस्या एक और हुई। कालांतर में नीतीश कुमार जितनी बार पलटे हैं क्या मैं बताता हूं आपको। 2015 और 2022 में राजद से उन्होंने हाथ मिलाया। नीतीश कुमार आजकल आप देख रहे हैं कि भाषणों में केवल जंगल राज तक ही सीमित करके वापस आ जाते हैं। जी। क्या बोलेंगे? बिल्कुल। जब भी वो बोलते हैं खिलाफ राजद के, लोग यही कहते हैं तो 15 में क्यों चले गए? 15 में गए तो गए, एक ही ढेला एक ही पैर 2 बार कैसे लड़ा? 22 में कैसे लड़ गया? 22 में तो आपको भाजपा ने मुख्यमंत्री बना दिया था ना। फिर क्यों लड़ा आपका पैर? फिर क्यों गए राजद के साथ? फिर क्यों वही गलती की? क्यों? नीतीश कुमार से जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो नीतीश कुमार परेशान हो रहे हैं। बिल्कुल। अब जवाब नहीं है। अब वो उतनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और चेष्टा और उतनी ऊर्जा नहीं रही कि इस पर बात बनाए। पिछली बार कैसे खेल गए थे? आप ही लोगों से खेले थे, ये मेरा आखिरी चुनाव है, और धीरे से फिर खेल गए। ये नीतीश कुमार उतने कनिंग अब नहीं रह गए हैं, वो उस स्थिति में नहीं है। और आपको क्या लगता है बार बार पलटने की वजह से? मैं कहता था 3-4 साल से नमन मिश्रा पंचनामा में ये बात कह रहा है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक खिसक रहा है। और अंततः खिसकते नीतीश कुमार ने अपने चेहरे का वोट बैंक खो दिया। और अब इस बात का प्रूफ ये आंकड़ा करता है कि 10 साल में नीतीश कुमार का जो वोट प्रतिशत है उनकी पार्टी का 15% से गिरकर 22% से गिरकर 15% आ गया है। अब बताइए, अब फैक्ट से समझ में आ रहा है? ये चुनाव आयोग का रिपोर्ट है। 15% पे आ गया है नीतीश कुमार का वोट कुल बिहार में। ये वोट घट सके कहां गया है? अब जरा दिमाग दौड़ाइए। क्यों चिराग पासवान के बारे में मैं बार बार कह रहा हूं कि चिराग पासवान धीरे धीरे तेजी से बढ़ रहे हैं आगे, क्योंकि ये वोट बैंक जो खिसका है वो उधर जाकर सट रहा है। भाजपा का वोट बैंक भी खिसक के उधर जा रहा है। अब चिराग पासवान अगली ताकत बनते जा रहे हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा कारण है नीतीश कुमार के आत्मसमर्पण का। नीतीश कुमार के बार बार पलटने और अप्रासंगिक होने की वजह से, राजद के साथ बार बार जाने की वजह से, भाजपा के साथ बार बार आने की वजह से कभी मुसलमान नाराज हो रहा है, कभी कुर्मी नाराज हो रहा है, कभी कुशवाहा नाराज हो रहा है, कभी धानुक नाराज हो रहा है, कभी तेली माली चमोली सब नाराज हो रहे हैं। अब ये जातियां जब नाराज हो रही हैं तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा ना। नीतीश कुमार दलित महादलित करके पहले दलित वोट गवा चुके हैं। नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाकर ऑलरेडी मुस्लिम वोट गवा चुके हैं। यादव उनको वोट नहीं करता है। कुर्मी कुशवाहा का 2 नेता खड़ा हो गया बिहार में। उपेंद्र कुशवाहा अलग वोट काट रहे हैं, सम्राट चौधरी अलग वोट खींचने की तैयारी कर रहे हैं। आरसीपी सिंह साथ आपके नहीं है। अब आलोक मेहता को अलग सबसे ज्यादा कुशवाहा ने तक खड़ा कर दिया है इस बार राजद ने। तो सबको तो नीतीश के, मैंने कहा भी था, आपको याद होगा विश्लेषण आपके साथ किए थे कि नीतीश के घर टूट रहा है तो कोई ईंटा, कोई गिट्टी, कोई सीमेंट, सब लूट पाट के अपना घर बना रहा है उसी में। और सच्चाई यही है। इससे नीतीश कुमार परेशान नहीं हो तो किससे परेशान है? परेशान होने वाली बात। देखिए, ये नीतीश की अंतिम पारी थी। नीतीश से नहीं हो पाया। ये बात नीतीश कुमार का चेहरा और उनका एक्सेस दोनों बता रहा है। नीतीश कुमार का भाजपा के प्रति समर्पण भी ये बात बता रहा है कि अब स्वास्थ्य समस्याओं और समय की कमी की वजह से वो परेशान होकर उन्होंने सरेंडर कर दिया है। अब वो नहीं पलटेंगे। नमन मिश्रा बार बार बोल रहा है और आपको ये बात समझनी चाहिए।
जी मैं बहुत सारे फैक्टर्स को जोड़कर ये बात कह रहा हूं, और जो बोल रहे हैं पलट जाएगा तो देखा जाएगा समय अब तक तो आपको सारी बातें हम ही ने सत्य बताई जी। और अगर गड़बड़ा भी गए तो ठीक है, उसको हमने सुधारा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और नीतीश कुमार की समस्या ये हुई है कि भूलवश से नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को बिहार की राजनीति में 2 बार लॉन्च किया। जी। पहली बार उन्होंने 15 में लॉन्च किया, डिप्टी सीएम बनाया। 22 में फिर उनको डिप्टी सीएम बनाकर उनको रोजगार दिए, वो जातीय गणना कराएं, ये सारे जो श्रेय जो उठा लिया तेजस्वी यादव ने, करने को तो किए नीतीश कुमार, लेकिन श्रेय किसने लिया? बिल्कुल तेजस्वी यादव ने। उसको कैश करने की पूरी कोशिश। अब ये भी नीतीश कुमार को नागवारा गुजरा। नीतीश कुमार इसको बहुत पेसिफाई करने की कोशिश किए, लेकिन हो नहीं पाया बाबा। आज भी नौकरी देने वाला तेजस्वी को ही मानते हैं बिहार के एक सर्टेन युवा। यादव तो बिल्कुल मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं, और कुछ हद तक जो उनको नौकरी मिली है वो भी मानते हैं। तो ये भी क्रेडिट उन्हीं को चला जाता है। तो तेजस्वी की वजह से भी नीतीश कुमार थोड़े परेशान हुए हैं, और इस बार तेजस्वी से अलग होने का सबसे बड़ा कारण यही था कि तेजस्वी जिस तरह से क्रेडिट लेके ऊपर उठ रहे थे, नीतीश को ये पच नहीं रहा था। दूसरी तरफ अब नीतीश कुमार के खिलाफ राजनीति करने का, बिहार में एंटी इनकम्बेंसी का नीतीश कुमार के अगर कोई चेहरा बना तो वो चिराग पासवान बन गए। माने उधर करेला इधर नीम, उधर तेजस्वी रिप्लेसमेंट बन ही रहे हैं नीतीश कुमार के, चले चिराग ने भी फायदा उठा लिया। मौका रहते चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के कई ईंटें खिसका ली और उन ईंटों को अपने यहाँ सजा के अपना जो झोपड़ी था उसको महल बनाना शुरू कर दिया। ये भी नीतीश कुमार को बहुत अखड़ा, और नीतीश कुमार समझ गए कि तेजस्वी से लड़ने का तरीका यही कि तेजस्वी को सत्ता विमुख कर दो, और चिराग से लड़ने का तरीका यही कि चिराग से दोस्ती कर लो, क्योंकि चिराग अब उगता सूरज है। इसके बाद देखिए, इलाज के लिए नीतीश कुमार को बाहर बार बार जाना है। जो बातें सामने आ रही हैं उस आधार पर नीतीश कुमार को बार बार जाना है। तो नीतीश कुमार का बहुत समय नहीं है बिहार को देखने का, राजनीति देखने का, पार्टी देखने का। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से अब उनके हाथ से दूर हो रही हैं। नीतीश कुमार की सीटें कम नहीं हुई बिहार में 2020 में, नीतीश कुमार का प्रभाव भी कम हुआ, वोट परसेंटेज कम हुआ। सबसे ज़्यादा जेडीयू की सीटों पर इस बार एंटी इनकम्बेंसी थी। 2024 का जो चुनाव है एक बहुत डिफिकल्ट चुनाव है एनडीए के लिए, मोदी के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट जानते किसके लिए है? जदयू के लिए। आप उंगली पर गिन सकते हैं 6 से 7 सीटें जदयू की जो कमज़ोर हैं जी। पूर्णिया से शुरू कीजिएगा, जहानाबाद जाइएगा, बांका जाइएगा, सुपौल जाइएगा, लगभग 6-7 सीटें हैं जिस पर नीतीश कुमार की पार्टी हारने की स्थिति में थी। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो नीतीश कुमार कहते थे बराबर पे बात होगी नहीं तो नहीं होगी, बराबर पे गठबंधन होगा नहीं तो नहीं होगा। मैं तो जानता था नीतीश कुमार की पार्टी में भाजपा कोई विवाद नहीं चाहती थी गठबंधन में, इस वजह से भाजपा ने 2-3 सीटें दे दी और प्रत्याशी जो उनको मन किया वो देने दिया। लेकिन अगर ये परिस्थितियां अलग होती तो भाजपा उनको 12-13 सीट ही देती, बिल्कुल, और भाजपा प्रत्याशी भी अपने देती। लेकिन जान लीजिए, इतना के बावजूद भी भाजपा ने एक सांकेतिक जीत ले ली कि अब बड़ा भाई कौन? 17-16, हम 17 वाले हैं, आप 16 वाले हैं, एक ही सीट कम, लेकिन आप छोटे हम बड़े। 2020 में यही ना हुआ था, आप छोटे हम बड़े। ये क्या साबित करता है? ये नीतीश कुमार को तोड़ने का, उनको कमज़ोर करने का, उनको तोड़ना कमज़ोर करना नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा साधना जी। नीतीश को ट्रेन करना नया निज़ाम के लिए, साधने की तरीका यही था। एक ही सीट कम किया, लेकिन किया तो अब आप इसको समझिए। और हाँ, एक और बड़ी बात, जेडीयू के जो बड़े धड़े हैं इनको कालांतर में टूटते हमने देखा। देखिए बताते कैसे। जेडीयू मतलब नीतीश कुमार के नीचे आरसीपी सिंह, संजय झा, ललन सिंह, विजय चौधरी, बाकी लोग, अशोक चौधरी बाद में आए। लेकिन अब क्या आप देख रहे हैं, आरसीपी चले गए हैं, ललन सिंह कंट्रोल करके महागठबंधन वाली रणनीति पे चलने लगे, नहीं हो पाया। ललन सिंह की छुट्टी की, ललन सिंह नाराज है नीतीश कुमार से या नहीं नाराज है या क्या है, ये आप जानते हैं, ये मैं समझाने नहीं आऊँगा। लेकिन इसकी वजह से हुआ क्या, संजय झा भाजपा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ हो गए हैं। ये सब लोग कह रहे हैं कि संजय झा को अब नरेंद्र मोदी से ज़्यादा प्रेम हो गया है, या जो भी कारण हो। कहने का मतलब कि उनके पास बहुत समय नहीं है पार्टी चलाने का। या बिहार में पार्टी कौन चला रहा है? उमेश कुशवाहा। एक और व्यक्ति जो बहुत नीतीश के नज़दीक आ गए थे कम समय में, अशोक चौधरी, उनकी पुत्री किस पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं? लोजपा से। जिस चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ा गया, कहा गया कि जदयू ने तोड़ दिया, उस पार्टी की तरफ अब इनके ही पार्टी के लोग शिफ्ट कर रहे हैं।
शिफ्ट कर रहे हैं। अशोक चौधरी की बेटी और दामाद दोनों लोजपा में हैं जी। अशोक चौधरी भी जानते हैं, संजय झा भी जानते हैं, विजय चौधरी भी जानते हैं, सारे जदयू के लोग जानते हैं कि जदयू की नाव में अब इतने छेद हो चुके हैं कि ये नाव अब कभी भी डूब सकती है, पलट सकती है। इसलिए अब इस नाव के वैकल्पिक व्यवस्था करनी पड़ेगी और वही वैकल्पिक व्यवस्था सब अपने तरीके से कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत लोगों को बुरा लग जाएगा, बहुत लोग फ़ोन करेंगे, हमको डिस्टर्ब करेंगे कि भाई क्यों अभी ये छेड़ दिए राग, ये नहीं आज बोलना चाहिए था आपको। लेकिन चूंकि तस्वीर ऐसी सामने आई कि मुझे समझाना अपने दर्शकों से ज़्यादा मेरी ईमानदारी किसी के प्रति नहीं है। वो मुझे समझाना ही पड़ेगा कि नीतीश कुमार की तस्वीर का मतलब क्या है, रास्ता किस तरफ जा रहा है, क्रोनोलॉजी क्या है सजेस्ट कर रही है, क्या कास्केडिंग इफेक्ट होने वाला है आगे, और कहीं ना कहीं जदयू के धड़ों को टूटना, अलग होना, चिराग से जुड़ना, भाजपा से जुड़ना। आप बताइए, आप 1 दर्जन नेताओं का नाम ले सकते हैं जो कालांतर में नीतीश के आने के बाद भी, नीतीश के आने से पहले भी टूट कर भाजपा में ज्वाइन किए हैं। बिल्कुल। रणवीर नंदन से लेकर सुहेली मेहता, और ये फहरिस्त बहुत लंबी है, लंबी फहरिस्त। कई लोग आज भी भाजपा के संपर्क में हैं और इंतजार में। बाबा सबसे बड़ी बात तो यह है कि चुनाव में यदि सच में जदयू अच्छा प्रदर्शन नहीं करती है तो ये तो नहीं होता कि कहीं कहीं आप देखे होंगे पहले के जो फैक्ट्री होती थी उसमें टिफिन के टाइम में घंटी बजता था, सायरन बजता था, उस सायरन बज जाएगा और सायरन का मतलब है कि एक ही दरवाजे से सब लोगों को निकलना है, सबको निकलना है। तो कितनी बड़ी भगदड़ मचने वाली है। बिल्कुल, ठेला ठेली भी होगा। टापू जैसा होता जा रहा है जदयू, में बोल रहा था, याद कीजिए, छोटा टापू होता जा रहा है जदयू, चारों तरफ पानी बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। एक समय आएगा जब ये टापू समाप्त हो जाएगा और ये सबको पता है। कितना भी कोई मां मान ले इस पार्टी को, ये जानता है कि अब इस माह का समय समाप्त हो रहा है। नीतीश भी ये बात जानते हैं। वशिष्ठ नारायण उस स्थिति में नहीं कि नीतीश कुमार उनको बार बार भेज के पार्टी संभलवाएं। और कौन बचा है बाबा? केसी त्यागी उस स्थिति में है, पवन वर्मा उस स्थिति में है। नीतीश कुमार का कौन सिपह सलार और सेनापति है जो उस स्थिति में है, जो उनके कहने पर इस पार्टी को मजबूत कर दे? सेकंड लाइन तैयार ही नहीं हो पाया। कभी आपने आरसीपी की बलि दे दी, कभी आपने प्रशांत किशोर की बलि दी, कभी आपने किसी और की बलि दी, और आप भरोसा नहीं करते हैं। अशोक चौधरी पर आपको भरोसा नहीं हुआ, ललन सिंह से लड़ाई हुई, अशोक चौधरी को आपने साइड कर दिया। बहुत सारे फैसले अशोक चौधरी के पलटे गए। अशोक चौधरी भी आज के डेट में अब वैसी स्थिति में कि क्या करें, पार्टी में है, खूब नीतीश के लिए ईमानदारी है, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन क्या करें। ललन सिंह की स्थिति ऐसी खराब है कि वो अपने चुनाव में इतना व्यस्त हो गए कि पार्टी तरफ ध्यान नहीं है। कहने का मतलब तीसरे चौथे, मैं बोलूंगा तो बुरा लग जाएगा किसी को, तीसरे चौथे दर्जे के लोग पार्टी चला रहे हैं जदयू इस वक्त, जिनको जदयू के संविधान तक की नॉलेज नहीं है, वो लोग पार्टी चला रहे हैं। सब चुनाव में अपने व्यस्त हैं। इसके बाद अगर ये बच्चा, मान लीजिए घर में परोजन है, बच्चा को दूध टाइम पे नहीं मिल रहा है, खाना टाइम पे नहीं मिल रहा है, बच्चा की तबीयत खराब होगी ना, एकदम कुपोषित होगा। तो क्या होगा? जिस दिन आप कहिए कि चल जा बारात, बच्चा गया हॉस्पिटल, बिल्कुल, बारात चला गया, दूल्हा चला गया, साबाला कहाँ है तो हॉस्पिटल में पानी चढ़ाता है, यही ना होगा। और जदयू की स्थिति यही होती जा रही है। कल निश्चित तौर पर नीतीश कुमार के कई सांसदों को भी रिवॉर्ड मिल सकता है, कई लोग मंत्री बनने वाले हैं मोदी कैबिनेट में, लेकिन ये वेकअप कॉल है नीतीश कुमार के लिए कि 10 साल में आपकी पार्टी अपना वोट भी खोई, अपने नेता भी खोई, अपनी राजनीतिक साख भी खोई। नीतीश कुमार का चेहरा जो था कि मैंने ईगो कि हम किसी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, बिल्कुल। आपने सांप्रदायिक शक्तियों से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने जंगल राज से भी कॉम्प्रोमाइज़ किया, आपने वो सब कुछ किया जो आपको कुर्सी पर बनाए रखने के लिए आवश्यक था। कोई गलत बात नहीं है इसमें, कोई गलत बात नहीं है कि नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए सारी कुर्बानी दी है, लेकिन खैहे राम तो बस, अगर आपने खर्च किया है तब चुकाइएगा भी तो आप ही ना। इट्स नाउ टाइम टू पे। तो नीतीश कुमार अपनी इस राजनीतिक जो खर्चा है इसको कैसे पे करेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जो भी माहौल अब तक बना, इसका फ़ायदा या तो चिराग पासवान ने उठाया है या भाजपा ने उठाया है। तेजस्वी को बहुत फायदा इसका नहीं मिल पाया है, क्योंकि तेजस्वी बार बार नीतीश की छत्रछाया में जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा समर्पित हो जाते हैं नीतीश के प्रति। और सच पूछिए तो इस बार नीतीश कुमार ने एक दो अच्छा काम कर दिया कि जो नौकरियां वाली बात है या जातीय गणना वाली बात है, इसका श्रेय तेजस्वी यादव को अंतिम दिन तक उनके राजनीति के मिलता रहेगा। ये उनको एक फायदा उन्होंने दे दिया। नीतीश कुमार ने ये भी साबित कर दिया कि बिहार में यादव सबसे बड़ी जाति है, मुसलमान एक बड़ी जनसंख्या है, और सब तैयारी करके
वो भाजपा के साथ चले हैं। और आपको जानकर मज़ेदार बात ये लगेगा कि भाजपा ने जब फाइनली नीतीश कुमार को स्वीकारा तो भाजपा भी सोची कि चलो हम मेरे लिए तो डिफिकल्ट इलेक्शन है, नीतीश कुमार आएंगे तो कुछ वोट हमारा बढ़ेगा। अब स्थिति ये है कि 20 से ज़्यादा सीटों के चुनाव हो गए हैं, 20 के आसपास सीटों के चुनाव बिहार में हो गए हैं, देश भर में आधा से ज़्यादा सीटों के चुनाव हो चुके हैं। भाजपा नीतीश कुमार को बिहार में उपयोग नहीं कर पाई। नीतीश कुमार भाजपा के लिए थोड़ा भी उपयोगी नहीं हो पाए। जो नीतीश कुमार, मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ उपयोगी हो पाए और कहाँ कहाँ घाटा हुआ। जदयू के संगठन की स्थिति इस वक्त ऐसी है कि हर जगह विद्रोह है। कोई मोदी को देखना नहीं चाह रहा है, कोई चिराग पासवान को से दुश्मनी आज भी खा के बैठा हुआ है कि 20 में हमको कमजोर किए थे। कोई आज सच पूछिए तो 100% जदयू का संगठन जो है वो एकजुट नहीं है, एनडीए के साथ नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा टूट बिखर कर समस्या पैदा कर रहा है हाइपर लोकल लेवल पर। हमने देखा है आपके सामने, खगड़िया में हमने देखा कि जो नीतीश कुमार के समाज के लोग हैं, कुर्मी समाज के, वो बिदक रहे थे। वो बार बार उस कई लोगों को टिकट नहीं मिल पाया, तो जिसको टिकट नहीं मिल पाया वो भाजपा की सीटों पर डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। कोई चिराग पासवान के पीछे पड़ गया है धोकर। हमने जमुई में देखा, हमने खगड़िया में देखा, समस्तीपुर में मैंने देखा। समस्तीपुर में अगर अशोक चौधरी नहीं पहुंचते तो शायद वहाँ गड़बड़ रहता है, लेकिन फिर भी आपको पता है कि वहाँ महेश्वर हजारी पहुंच गए। वहाँ तक मंत्री है, उनके विरोध में खड़े थे। अब महेश्वर हजारी पहुंच गए अपने बेटा को लेकर। महेश्वर हजारी के पक्ष में कौन कौन जदयू से था ये आपको पता है, हम नाम नहीं ले सकते यहाँ पर। ये हमें पता है कि कौन कौन था इस पक्ष में, बिल्कुल भीतर ही भीतर। और जदयू के लोग कई पक्ष में थे। यहाँ भी नाराजगी हुई। तो खगड़िया, समस्तीपुर, इन जगहों पर जब आप डैमेज कीजिएगा तो चिराग पासवान या भाजपा कितना आपको मदद कर देंगे। कहने का मतलब नीतीश कुमार हैज़ लॉस्ट कंप्लीट कंट्रोल ऑन हिज पार्टी, हिज पॉलिटिकल वे, और उसकी वजह से नीतीश कुमार की राजनीति इस हाशिए पर पहुंच गई है जहां तिनके का सहारा भी उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नीतीश कुमार हरियाणाइल नहीं रहेंगे। देखिए, कभी कभी मजबूत पेड़ को पकड़कर ही लत्तर ऊपर चढ़ता है जी। और उस पेड़ से ज़्यादा लत्तर में फल देखेंगे आप। बिल्कुल। लेकिन इस बात को मान लीजिए कि बिना सहारा के नीतीश कुमार अब नहीं चल पाएंगे, अब 1 इंच चलने वाले नहीं हैं। राजनीतिक रूप से ये उनकी अंतिम पारी भी विफल रही। नीतीश ये बात अच्छे से जानते हैं। नीतीश कुमार को ज़बरदस्त आत्मबोध है जी, बहुत तगड़ा आत्मबोध है, और वो इसी आत्मबोध की वजह से राजनीतिक फैसले बड़े बड़े ले पाते हैं, जो कि आपको लगता है कि बाप रे इतना बड़ा फैसला लिया, नीतीश गया, फिर आ जाते हैं, फिर पनप जाते हैं, फिर जी जाते हैं। और नीतीश कोई बड़ी बात नहीं है कि इन बीमारियों के बावजूद भी सत्ता का सुख भोगते रह जानते हैं। जी 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 बिल्कुल। जिसके माथे पर लकीरें हैं राजयोग की, आप उसे मिटा नहीं सकते हैं। जिस दिन शांभवी चौधरी को टिकट देने की बात आई उसी दिन माथा पर राजयोग बोलते हैं कि कुणाल की हम पढ़ लिए थे। जी, मैं तो आपके इंटरव्यू में सुना भी उन्होंने, तो वो बदल नहीं सकता है। आज मैंने अंतिम सांस उन्होंने कल ले ली, सुशील मोदी ने, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं बन पाए, डिप्टी सीएम तक ही सीमित रह गए। और ये मतलब ये दुखद चीज तो है, लेकिन ये किसी और के लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है जी, सीख है, एग्जाम्पल है कि देख के भाई सीख वहीं से। ये नहीं होना चाहिए आपके साथ जी। और कहीं ना कहीं जो मुझे लगता है कि मैंने समझा दिया जो मैं समझाना चाहता था, कि आगे चल के देखिए एक बात आप जान लीजिए, 2 ही रास्ते नज़र आ रहे हैं बाबा। जब नीतीश कुमार के 2-3 करीबी लोग जो महत्वपूर्ण है इस जदयू में, एक भाजपा की तरफ चले गए हैं, भाजपा से उनका अच्छा पैचअप हो गया है, ललन सिंह का बहुत चलना ही रहा है, और ललन सिंह भी अगर ये चुनाव जीतते हैं तो उनको कहाँ आशीर्वाद लेने जाना ये भी पता है आपको। बिल्कुल। वो जानते हैं अच्छे से कि ये चुनाव बहुत डिफिकल्ट था और उसको मोदी जी ने ही पार लगवाया है, तो उनकी भी एक स्वामी भक्ति उधर नजर आएगी। अशोक चौधरी वाला पे हम ढेर टिप्पणी ना करें, लेकिन जाने वाला जानता क्या हो जाए। अब बेटी लोजपा की सांसद बन जाएगी, हो सकता है कि मोदी जी चाहते तो मंत्रियों बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन यहाँ से जदयू के लिए रास्ता क्या नजर आता है? देखिए, जदयू के पास अभी भी 40 से ऊपर विधायक हैं जी। वो विधायक बहुत महत्वपूर्ण है बिहार सरकार के लिए। एक जगह हम खबर देखे थे, बोलना तो नहीं चाहते लेकिन हम कहीं देखे थे कि चुनाव बाद ऐसा भी हो सकता है कि वो सारे विधायक चिराग की तरफ आ जाए। उस स्थिति में बिहार में क्या होगा वो भी आप समझ सकते हैं। इससे पहले मैं बहुत इस पर नहीं जाने वाला हूँ। और वो आप जो बोल रहे हैं होने वाला है, मैं बहुत उसमें घुसना नहीं चाह रहा हूँ।
चूंकि यही काम लोजपा के साथ हुआ था कुछ दिन पहले, 2005 में रामविलास पासवान जी के साथ यही हुआ था। 27 उनके विधायक जो है हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को हर किसी का। और चिराग पासवान का जो स्ट्राइक रेट उसे जिसे बदला उनका पूरा हो रहा है धकाधक जी। अब अगली किस्त में तो यही होता दिख रहा है मुझे। खैर मैं ये दावे साथ नहीं करूँ, मैंने कहीं एक वाइल्ड थ्योरी देखी थी ऐसी, कहीं यूट्यूब पे एक से एक लोग चलाता है खबर, तो मैंने कहीं देख लिया था कि हो सकता है कि कोई माध्यम बने नीतीश कुमार के आसपास का ही कोई व्यक्ति जो चिराग पासवान से भी सटा हुआ रहता है, कहीं ऐसा ना हो गया ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए तो ये भी हो जाए। हालांकि जो होगा देखिए, नीतीश कुमार के पास बहुत समय बचा नहीं, तो भाजपा भी ये जान रही है, इसलिए भाजपा इसको स्पीड नहीं करना चाहेगी जी। देखिए अनावश्यक रूप से तेज कीजिएगा किसी चीज़ को, प्रक्रिया तो चल रही है जी। नीतीश सरेंडर मोड में है भी। अब नीतीश कर भी क्या लेंगे, स्पीड की ज़्यादा कंट्रोल खो दीजिएगा, स्पीड कीजिएगा तो कंट्रोल खो दीजिएगा। हो सकता है कि नीतीश फिर से कहें कि पैनिक हो जाए, अरे एक बार फिर से मारूं बिल्कुल बिल्कुल 3 उड़ाने तीर। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो चलिए, आपने विशेष पंचनामा में पूरा का पूरा नीतीश नामा सुना, और इस नीतीश नामा में आपको साफ नज़र आ गया होगा कि 2024 का चुनाव हो। इसमें मैं कहीं देख रहा था नमन जी, रिपोर्ट आया था, कई ऐसे पहले से विश्लेषक रहे हैं, कई लोग जो सर्वे किया करते थे, उन्हीं में से एक सर्वे जो है योगेंद्र यादव का आया है जी। योगेंद्र यादव का सर्वे मैं देख रहा था, उसमें उन्होंने बिहार में कुछ सीटों को आइडेंटिफाई किया है, जिसमें से काराकट, आप समझ रहे हैं किसके हाथ में है, जहानाबाद, पाटलिपुत्रा, नालंदा, हाजीपुर, वैशाली, आरा और बक्सर, इन सीटों पर उन्होंने फोकस किया है। एक चीज़ तो यहाँ साफ नज़र आ रहा है कि हाँ, नीतीश कुमार की सीटें कम हैं, लेकिन भाजपा और अन्य लोगों की सीटें ज़्यादा है, तो ये भी एक अलग तरह का माहौल है। कहीं ये क्या कह रहे हैं कि ये सब सीटें हार रही है, पाटलिपुत्रा हार रही है। बधाई हो, मैं पाटलिपुत्रा पर विशेष टिप्पणी कल करूंगा जी। तो ये कौन विश्लेषक है, किनकी बात आप कर रहे हैं? ये योगेंद्र यादव हैं, जो कौन पहले एबीपी में नहीं किया करते थे विश्लेषण। हम तो योगेंद्र यादव वही जानते हैं जो अरविंद केजरीवाल के आगे पीछे करते थे नेतागिरी। वही अच्छा, चाइनीज मीडिया में। जी ठीक। तो इस तरह की बातें अब सामने आ रही हैं, और इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी देखने को मिलेंगी। चुनाव भी चल रहा है, और नीतीश कुमार जी ने, और जिस तरह से नीतीश कुमार को लेकर के बातें की जा रही हैं, उनको अभी आप किसी तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, और न ही दावे के साथ कह सकते हैं कि ऐसा ही होगा। नीतीश कुमार राजनीतिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, और कभी भी कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। जुड़े रहिएगा पंचनामा के साथ, अगली खेप में हम जल्दी ही आपसे मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।